बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेक्चर नंबर 15। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में जितनी भी चीज़ें इससे पहले लेक्चर प्रीवियस 14 लेक्चर में पढ़ी हैं उनका रिव्यू देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर की खूबी ये है कि अगर आप लोग टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो अगर आपने शॉर्ट टाइम में तैयारी करनी है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस लेक्चर से आप तैयार कर सकते हैं और ये जो गोल्डन लेक्चर्स हैं उनकी सीरीज़ देख के आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन आप अगर स्टूडेंट हैं और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप फिर सारे लेक्चर्स देखें। इसमें हमारे पास चूँकि हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन को, तो सबसे पहली बात कि फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर ये देख रहे हैं हमारे पास है जी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसको हम लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में ई आर ई की पावर आयोटा थीटा, और इसको यूँ लिखा जा सकता है। और यहाँ पे जो आर है वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके इक्वल होता है, और थीटा जो होता है आर्क टेन इनवर्स आर्क टेन लेट्स मीन टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के। ये रिलेशन है पोलर फॉर्म की कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है यहाँ पे द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल टू दिस इज़ एनालिटिक इन अ डोमेन डी इफ़ इट हैज़ अ डेरिवेटिव। ये जो हमारे पास एक फंक्शन है, आपको इसमें यह है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये एनालिटिक होगा। किस केस में होगा? अगर वो डिफरेंशिएबल हो। और इसको देखें एवरीवेयर इन डी आल्सो एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिकल एट पॉइंट जी इक्वल टू जी नॉट इफ़ इट हैज़ अ डेरिवेटिव इन द नेबरहुड ऑफ जी नॉट। तो इसमें एनालिटिक आने के लिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हम ये देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल फॉर ऑल नेबरहुड ऑफ जी। जैसे कि आपको पता है कि जो जी के नेबरहुड होते हैं, तो जी के नेबरहुड में हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी रेडियस के इनसाइड आते हैं। जैसे आप एक सर्कल देखें तो सर्कल के जो बाउंड्री वाले पॉइंट हैं उनको छोड़ के उसके सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेंटर से पे जो पॉइंट है उसके नेबरहुड हैं। तो एनालिटिक होने के लिए सिंपली हम ये कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक इन डी देन यू ऑफ एक्स वाई एंड वी ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई ए कॉशी-रीमान इक्वेशन। कॉशी-रीमान इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करते हैं अगर एनालिटिक हो तो। अब हम यहाँ पे कॉशी-रीमान इक्वेशन में दो कंडीशनें होती हैं। फर्स्ट ये होती है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इक्वल टू पार्शियल वी और पार्शियल वाई, और सेकेंडली पार्शियल यू और पार्शियल वाई इक्वल टू माइनस पार्शियल यू और पार्शियल एक्स। अगर हमारा जो गिवन फंक्शन है वो ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रहा हो तो फिर हम कह देते हैं कि ये कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो ये एनालिटिक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ हो, कौन सा फंक्शन हो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, आपसे कहा जाए कि बताओ कि ये एनालिटिक है कि नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो आप उसको कैसे चेक करोगे? आप ऊपर जो कंडीशन पड़ी है डिफरेंशिएट की, आप वो चेक नहीं करेंगे बल्कि इस कंडीशन से देख लेंगे। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है तो वो एनालिटिक है। अब उसके बाद आते हैं लेप्लास इक्वेशन पे। लेप्लास इक्वेशन है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम u कहते हैं और दूसरे को v। अब u को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स और u को विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई ऐड करें तो ये ज़ीरो आए, और v को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स और v को विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई करें तो ये दोनों कंडीशनें अगर फुलफ़िल होती हैं ये लेप्लास इक्वेशन है। और अगर ये कंडीशनें फुलफ़िल कर रहे हैं तो फिर हम इनको यहाँ पे हार्मोनिक का नाम भी देते हैं। एवरीवेयर इन डी इफ़ यू एंड वी आर कंटिन्यूस एंड हैव कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव इन डी सेटिस्फाइंग थ्री भी सेटिस्फाई करता है इन डी, देन एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक इन डी। डी मीन यहाँ पे डोमेन है। मोर द लेप्लास इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फॉलो इन, इसमें वो चैप्टर 18 की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे।
अब यहाँ पे हमारे पास है द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे ये ई पावर जी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ जी इक्वल टू ई पावर एक्स काज वाई प्लस आयोटा साइन वाई, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। रिड्यूस टू, इसको हमने ई पावर एक्स इफ़ जी इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये अगर वाई की जगह यहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर दें तो ये जो है प्रॉब्लम वो यूँ बन जाता है कि जी की जगह एक्स आ जाता है, चूँकि ये टर्म इंक्लूड नहीं होगी। अब हम कहते हैं कि 2 पाई आयोटा एंड इट पीरियड विद 2 पाई आयोटा एंड हैज़ द डेरिवेटिव ई पावर जी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग ये याद रखें कि आपको एक चीज़ का फ़र्क पता आना चाहिए, वो क्या है, वो ये है कि आप देखें रियल लाइन जो होती है, रियल लाइन में ये होता है कि आपके पास एक लाइन होती है। अब लाइन जो होता है एक रास्ता है, और अगर लाइन के एक साइड से एक बंदा चलना शुरू करे और दूसरी साइड से भी चलना शुरू करे तो वो एक ख़ास मंजिल की तरफ जाते हैं। लेकिन बात यह है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर इससे कुछ डिफरेंट होता है, इसमें लाइन नहीं होती, पूरा प्लेन होता है। अब प्लेन के अंदर आपको पता है कि जितने मर्जी लोग चलें, यानी डिफरेंट पॉइंट से चलें और वो एक पॉइंट पे आके मिलें, तो आप देखेंगे कितने पॉसिबल वेज हैं कि आ सकता है बंदा, जबकि लाइन के ऊपर दो ही रास्ते हैं जो है जिनके ऊपर चला जा सकता है, लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट, यही दो रास्ते हैं। लेकिन जबकि प्लेन के अंदर बहुत से रास्ते, इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स चूँकि हमेशा डिफ़ाइन ही जो होता है ये पॉइंट की शेप में होता है, इसमें एक्स और वाई इंक्लूड होते हैं, तो ये हमेशा हम बात करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो है ये अगर वाई ज़ीरो हो जाए, मीन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ज़ीरो हो जाए तो वो रियल बन जाता है। और अगर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट मौजूद है तो उस केस में हमें किसी प्लेन से मूव करना पड़ता है, और फिर प्लेन में आपको पता है कि पीरियड जो होता है ये हमारे पास है 2 पाई आयोटा एंड हैज़ अ डेरिवेटिव ई पावर जी। यहाँ पे बात हो रही है कि इसका सिंगल आंसर नहीं आता, फिर ये होता है कि हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड आंसर नहीं आता, सिंगल वैल्यूड नहीं होता वो। इसके बाद हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें जस्ट ये चीज़ें याद रखनी है कि काज जी जो है वो इसके इक्वल होता है 1/2 ई पावर आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जी। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, साइन जी को हम इस तरह लिख सकते हैं, एंड टेन जी को हम यूँ जो है, ये तो हम डिफरेंट दूसरे तरीके में भी यही लिखते हैं। अब इसमें है हाइपरबोलिक फंक्शन है। हाइपरबोलिक फंक्शन में ये हमारे यहाँ अगर काज एक्स हो तो हम इसे 1/2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स लिखते हैं, ये याद रखें। अगर ये रियल हो तो आयोटा नहीं आता, और अगर देखें जैसे साइन है तो उस केस में यहाँ पे 2 तो आएगा लेकिन यहाँ पे जी नहीं आएगा, जस्ट माइनस का फ़र्क होगा। यानी कि आप रियल के केस में चले जाएं तो यहाँ पे आयोटा नहीं आता, बाकी सारा सेम रहता है। उसके बाद हमारे पास है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में काज हाइपरबोलिक जी, आप इसको गौर करें तो इसमें आयोटा आता है लेकिन हाइपरबोलिक में आयोटा नहीं आता। इस तरीके से साइन हाइपरबोलिक जी जो है वो इसमें भी आयोटा नहीं आता। सॉरी, इसमें जो है काज एक्स में इसका ऐसा एक्सपोनेंशियल में कोई फार्मूला नहीं होता, अगर कि ये रियल हो। इमेजिनरी है तो इस केस में है। अब हम नेचुरल लॉग जो होता है वो उसका क्या बिहेवियर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको देखते हैं। देखें अगर हमारे पास कोई जी को कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका नेचुरल लॉग लें तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ जी मार्ड के। जी मार्ड इसलिए कि आपको पता है कि नेचुरल लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के ऊपर अप्लाई होता है। जी मार्ड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी। अब इसमें ये जो ए आर जी लिखा होता है, आर्गूमेंट लिखा होता है, ये याद रखें कि ये हमेशा क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है कैपिटल आर्गूमेंट ऑफ जी प्लस माइनस 2n पाई आयोटा। क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका इसका आंसर आपके इस पार्ट पे डिपेंड करता है, और आंसर जो है वो चेंज हो रहा होता है। लेकिन हम अगर इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, और ये जो होता है ये फ़िक्स वैल्यू है, ये फ़िक्स है। अगर हम इसमें n को फिक्स कर दें तो ये टोटली जो है एक सिंगल वैल्यूड बन जाता है। लेकिन अगर n को वेरी किया जाए, जैसे कि यहाँ लिखा है 0 1 2 3, तो इस केस में ये चेंज होता है। इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। कौन से को? ये जो कैपिटल ARG होता है।
और इसकी वैल्यू हमेशा जो होती है -पाई से लेके पाई के दरमियान में होती है। ये जो कैपिटल ARG आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू इसके दरमियान होती है। वी सी दैट नेचुरल जी इनफाइनाइट मैनी वैल्यूड टेकिंग n इक्वल टू 0 गिव्स द प्रिंसिपल वैल्यू L। ये जो है कैपिटल, जब हम L लिखते हैं तो उस केस में हम प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे होते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जो इसकी जगह अगर कैपिटल L लिख दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये पार्ट इंक्लूड नहीं होता, ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता। ये वाला जो दोनों पार्ट्स हैं ये इंक्लूड होते हैं, और दूसरी साइड पे हम कैपिटल L लिखते हैं, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। दैट्स मीन कि हमने n की वैल्यू 0 यूज़ की होती है। जनरल पावर आर डिफाइंड। अब हम जनरल पावर की बात करें, जनरल पावर मीन के अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी आप कोई पावर ले रहे हैं, कोई भी पावर ले रहे हैं, तो बिल्कुल वही केस है जैसे एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, लेकिन इसके साथ वही पावर यहाँ साथ लिख दी गई है। ओके, थैंक यू व्यूवर। ये हमारा लेक्चर था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर। इसको हम नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।